चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों की। बीजापुर से खबर, जहां आदिवासी बीजापुर में धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो इसी तरह से धरना दे रहे हैं। खबर मिल रही है कि इन आदिवासियों ने हथियारों के साथ इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया है और इनकी मांग है जो तेंदुपत्ता संग्राहक का जो इन्हें भुगतान मिलता है वो नगद हो, कैश हो, भुगतान करने की जो है स्वीकृति दी जाए नगद। और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हालांकि आश्वासन दिया है। मंत्री कवासी लखमा ने सीएम को पत्र लिखा था और मांग मानने के लिए ये पत्र लिखा था। एडिशनल साहब कुछ नहीं कर पाओगे। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। प्रशांत गजभी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, जरा बताइए कि कल भी हमने देखा था ये आदिवासी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल क्या ये जो इनकी मांग थी वो तो मान ली है सरकार ने, अब क्या ये संतुष्ट है? जी बिल्कुल दीपक, लगभग 7 से 8 हज़ार ग्रामीण बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के अंदरूनी इलाकों से जहां पर तेंदुपत्ता संग्रहण का काम बहुत ज़्यादा होता है और जहां पर बैंक की सुविधा सही तरीके से नहीं है, उन इलाकों से ये ग्रामीण पहुंचे हुए थे और उनकी मांग थी कि वो जो तेंदुपत्ता संग्रहण का जो उनको पैसा मिलता है वो चेक या फिर ऑनलाइन माध्यम से ना मिले, वो उनको नगद मिले और उनके हाथ में मिले, जिसकी मांग को लेकर लगातार उन्होंने कुछ दिन पहले से ही इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसको लेकर मंत्री कवासी लखमा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। और कल जब इकट्ठा हुए ग्रामीण, उसके बाद स्थानीय विधायक समेत जिला प्रशासन ने भी ये कवायद शुरू की और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से संवाद किया और कहा कि जल्द से जल्द इन ग्रामीणों की समस्या का निदान किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीणों की भीड़ थी और भीड़ जो है उग्र होती जा रही थी और जिस तरीके से जो बीजापुर जिला था मुख्यालय उसको सील किया गया था, बैरिकेड्स लगाए गए थे, उन बैरिकेड्स को तोड़कर वो ग्रामीण पहुंच गए थे और कलेक्ट्रेट का घेराव कर लिया था, जो स्थिति काफी भयावह हो सकती थी। और अगर और ज्यादा लेट करते या फिर रात भर इन ग्रामीणों को जिला मुख्यालय रुकने दिया जाता तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना भी हो सकती थी, क्योंकि जिन इलाकों से ग्रामीण आए हुए थे उन इलाकों में काफी नक्सली ऐसे भी हैं जिनका आइडेंटिफाई करना अभी तक नहीं हो पाया है। जिस स्थिति में अगर जवान पुलिस नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन नक्सली और कौन ग्रामीण है, ऐसी स्थिति में रात भर रोकना उनको काफी नुकसान हो सकता था। अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली अगर वहां पर होते तो एक बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते थे। इस बात को देखते हुए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर नगद भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जहां पर बैंक नहीं है वहां के लोगों को पहले इसका भुगतान किया जाएगा। इस बात के आश्वासन के बाद ग्रामीण मान गए और धीरे धीरे करके अब वो वापस अपने अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ग्रामीणों के हित की बात थी कि किसी प्रकार से बिचौलिए या फिर कोई अन्य लोग ग्रामीणों के हित का पैसा ना मार सके, क्योंकि नगद अगर पैसा मिलता है तो उस स्थिति में कई बार शिकायतें आई है कि बिचौलिए जो होते हैं वो ग्रामीणों के पैसे को आधा मार देते हैं, जिसके कारण जो है ग्रामीण और ज्यादा परेशान होते हैं। तो इस कारण देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया था कि नगद भुगतान ना करके ऑनलाइन भुगतान या चेक के माध्यम से भुगतान किया जाए, ताकि जो है ग्रामीणों के हित का जो पैसा है वो उनके सीधा उनके पास पहुंचे। लेकिन ऐसी स्थिति होने के बावजूद ग्रामीण खुद अपने हित के फैसले का विरोध कर रहे हैं। ये किसका दबाव है ये थोड़ा समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि अंदरूनी इलाके जहां से गांव से ग्रामीण पहुंचे हुए उन इलाकों में नक्सलियों की काफी पैठ है और उन इलाकों में बिचौलिए भी काफी ज्यादा सक्रिय है। ऐसी स्थिति में नक्सलियों का दबाव है या फिर बिचौलियों का दबाव है ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अब एक चैलेंज और सरकार के पास बढ़ गया है कि ग्रामीणों का पैसा अगर नगद उनको बांटा जा रहा है तो स्थिति में ग्रामीणों का पैसा उनके पास तक पहुंचे, कहीं ना कहीं बिचौलिया या फिर जो है नक्सल सहयोगी उनके पैसे पर हाथ ना मार सके। जी दीपक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो प्रशांत गजभिया बता रहे हैं कि ये फिलहाल सरकार ने उनकी मांग पूरी मान ली है, आदिवासी लौट गए हैं। लेकिन सरकार ने फैसला उस वक्त इसीलिए लिया था नगद भुगतान कैंसिल करने का, क्योंकि बिचौलिए जो हैं अपनी जेबें भर लिया करते थे। इधर प्रदेश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और धरना दिया, जहां घेरने की पूरी तैयारी की गई। छत्तीसगढ़ में प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। प्रदेश में जहां जहां प्रदर्शन हुआ उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीर रायपुर से है, बिलासपुर, जगदलपुर, कांकेर और कोंडागांव से, जहां कांग्रेस ने
केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और आम जनता के हित में अपनी आवाज बुलंद की। बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया। उसके खिलाफ पूरे प्रदेश भर में से त्रस्त है। उसके बाद तो कांग्रेस ने जिस तरह विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। महंगाई को लेकर उन्होंने तंज कसा सरकार पर और कहा कि पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल से अधिक हुई है। देश में लगातार तेल की कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं, इस कारण आम जनता को परेशानी हो रही है। खेती की लागत, परिवहन लागत में वृद्धि बढ़ने से लगातार महंगाई बढ़ रही है, जबकि कोरोना के कारण जनता वैसे ही आर्थिक रूप से परेशान है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान जोश में होश खो दिए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। प्रदर्शन के तहत नुक्कड़ नाटक में महंगाई की डायन बने एक कार्यकर्ता ने तमाम हदें पार की और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। वहीं दूसरे कार्यकर्ता भी इस दौरान कई लापरवाही बरतते नजर आए। उन्होंने यहां पर किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी राजनीतिक कार्यक्रम में इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हों। इससे पहले भी इस तरह के नज़ारे कई बार देखे जा चुके हैं। तो आप देखिए किस तरह भीड़ यहां जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इकट्ठा हो गई। विधायक जी नजर आ रहे हैं, विधायक विकास उपाध्याय हैं, जो किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ गाड़ी खींचते नजर आए। इधर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने पर बीजेपी को मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसको लेकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि अगर वाकई पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कांग्रेस को चिंता है तो प्रदेश सरकार वैट कम कर दे। यहाँ पर सरकार में है, पेट्रोल डीजल में वैट के टैक्स को कम करें, दर को घटाएं और सही रेट में उनको मिल सके, तो ये ऐसा माना जाएगा कि वास्तविक में कांग्रेस की गवर्नमेंट जनता के साथ में है। लेकिन सरकार में रहने के बाद में जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, महज एक राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। इधर प्रदर्शन के दौरान वैसे तो कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था, लेकिन बिलासपुर में नजारा थोड़ा उल्टा नजर आया। प्रदर्शन के दौरान धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद हो गया। पीसीसी सचिव आशीष सिंह और जिला अध्यक्ष विजय किशोरवानी में थोड़ी बहस हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। देखिए आप किस तरह दोनों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद कार्यक्रम में विवाद का ये मामला सामने आया। वो मेरे को बोला कि भैया आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, तो मैं उसको मान के मैं ठीक है करके मैं मान गया था। लेकिन आप भी कुछ समझाइए। नहीं कोई भी बात नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। वो मेरा छोटा भाई है, कोई मजाक, उसके भी मजाक के संबंध में। बड़ा परिवार है, छोटी छोटी बातें हो जाती है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर लोरमी में साइकिल रैली निकाली गई। मुंगेली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सागर सिंह के नेतृत्व में यह रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान साइकिल से यात्रा करते हुए कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे। इसके बाद बैलगाड़ी में सवार होकर कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर राजनांदगांव में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यहां कार्यकर्ताओं ने कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया और बैलगाड़ी में मौन रैली भी निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को बढ़े हुए दामों को वापस लेना चाहिए और आम जनता को महंगाई से राहत देना चाहिए। बलौदाबाजार में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से कोरोना संकट में मजदूर वर्ग से लेकर
हर वर्ग की हर संभव मदद की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की रेट में बढ़ोतरी कर हर वर्ग के लोगों को परेशान कर रही है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की भी मांग की। पूरी दुनिया में जब पेट्रोल और डीजल के कच्चे तेल का जो दाम है उसमें कमी आई है, लेकिन भारत में भारत सरकार ने यहाँ 10 दिनों के अंदर इतनी पेट्रोल डीजल और रसोई गैस का दाम बढ़ा दिया है, जिसके कारण आम आदमी, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, व्यापारी हो, हर वर्ग परेशान है। महिला गृहिणी से लेके सब्जी बेचने वाला, किसान, मजदूर सब डीजल से प्रभावित हो रहे हैं। और आज हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इसी दाम वृद्धि के विरोध में आज धरना दे रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोरोना का संकट आया है, जब छत्तीसगढ़ सरकार इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, हर चाहे राशन के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो, उनको छूट दे रही है, उनको मदद कर रही है, तो इस विपरीत समय में केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर अमरजीत भगत ने 1 साल को चुनौतीपूर्ण माना। उन्होंने नए राशन कार्ड बनवाने से लेकर कोरोना काल में सभी को राशन उपलब्ध कराना एक बड़ी उपलब्धि बताई। आपको बता दें, मंत्री अमरजीत भगत भूपेश सरकार में सबसे आखिर में 13वें मंत्री बने थे। मंत्री अमरजीत भगत जी हैं, जिनका 1 साल का कार्यकाल आज पूरा हो चुका है। अमरजीत जी, बहुत बहुत बधाई। पहले तो कैसा रहा ये कार्यकाल जो 1 साल का रहा? कई महत्वपूर्ण काम हुए, जैसे कार्डों का नवीनीकरण, लगभग 56,000 जो कार्ड है वो हमने बनाए। 56 लाख कार्ड के साथ साथ यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम का भी गांधी जयंती के दिन शुरुआत हुआ और 10 लाख कार्ड उसमें बने। कुल मिलाकर के 65 लाख कार्ड प्रदेश में प्रचलन में है और 2.5 करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न का व्यवस्था। कोरोना काल में कोरोना से निपटने के लिए खाद्य विभाग का जो भूमिका रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा। जिसके पास कार्ड है उनके लिए भी खाद्यान्न और जिसके पास कार्ड नहीं उनके लिए भी खाद्यान्न। इस कंसेप्ट को पूरा करने के लिए हमने अपने विभाग के साथ काम किया और ये कहने में मुझे बहुत खुशी है कि जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में काम हुआ है वो और कहीं देखने को नहीं मिलता है। धान खरीदी को ले लीजिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का देख लीजिए, यहाँ पर जो खाद्यान्न वितरण हो रहा है, राशन, शक्कर, गुड़, चना, बहुत सारे ऐसे जो कल्याणकारी योजना संचालित हो रहे हैं और देखने को कहीं नहीं मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक अच्छा अवसर मिला और हम लोगों ने कोशिश किया कि लोगों को सहूलियतें उपलब्ध कराएं। कोरोना काल में मानते हैं कि सबसे अहम जिम्मेदारी उनके विभाग ने निभाई है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। बिलासपुर से खबर, जहां 60,950 वर्ग फीट जमीन के फर्जी नामांतरण के मामले में नजुल अधिकारी AR टंडन को पद से हटा दिया गया है। जिला प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है और आगे की जांच जारी है। फर्जी नामांतरण मामले में जमीन के नजुल अधिकारी AR टंडन को पद से हटाया गया। हम रुक करेंगे, उमेश मौर्य हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए। उमेश, क्या जानकारी इस पूरे खबर पर? देखिए, ये निगम के जमीन का मामला है। यहाँ पर सत्यम चौक के पास होटल है एक, वहाँ पे एक बड़ी जमीन है, 60,900 वर्ग फीट की जमीन है। वहाँ पर निजी हाथों में संलिप्तता पाई गई है। नजुल अधिकारी की AR टंडन की निजी हाथों में भूमि को दिए जाने का मामला सामने आया है। इसे फर्जी तरीके से नामांतरण किया जा रहा था, जिस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान पे लिया और इस पूरे मामले पर AR टंडन को हटाया गया है। आपको बता दूं कि जिले में जब से होल्ड फ्री योजना आई है उसके बाद से लगातार अवैध नामांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को गंभीरता से जिला प्रशासन ने लिया और इस पूरे मामले पे जो अधिकारी है, नजुल अधिकारी, उसे हटा दिया गया है पद से। बहरहाल देखना होगा कि जो लगातार इस तरीके के मामले जमीन
के नामांतरण के अवैध मामले जो सामने आ रहे हैं उस पर किस तरह से आगे रोक लगाई जाएगी, क्योंकि जब से फ्री होल्ड जो नियम लागू किया गया है शहर में, तब से फर्जी जमीन के नामांतरण का मामला सामने आ रहा है। जी चलिए, धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए उमेश। मरवाही सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर माहौल तैयार होने लगा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। जयसिंह ने कहा है कि बड़े बड़े गढ़ टूट जाते हैं, मरवाही तो छोटा सा गढ़ है। उन्होंने ये भी कहा कि मरवाही, पेंड्रा, बिलासपुर और कोरबा जिले का अंग है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, मरवाही की अभी तो प्रभार जिला मिला है, अभी जाएंगे हमारे बिलासपुर के सभी साथी भी जाएंगे, क्योंकि मरवाही और पेंड्रा जो जिला है ये बिलासपुर का ही अंग है, अभी नया जिला बना है, इसलिए मुख्य रूप से ज़्यादा जवाबदारी बिलासपुर की भी रहेगी, हमारे कोरबा के साथियों की भी रहेगी और हम सब मिलके उस चुनाव को लड़ेंगे और फतेह हासिल करेंगे। बड़े बड़े गढ़ टूट जाते हैं, कोई छोटा सा गढ़ है, इतना बड़ा गढ़ नहीं है। रायपुर से खबर, जहां एम्स के डॉक्टर के साथ इंटर्न भी जो है कोरोना संक्रमित पाई गई है। बताया जा रहा है प्रदेश में 101 नए मरीज जो है सामने आए हैं, जिनमें से 82 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इंटर्न की भी संक्रमित होने की खबर है। देश में सबसे ज्यादा 30 जो दुर्ग में है प्रदेश में, और रायपुर से 10 केस सामने आए हैं। 632 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जशपुर में 25, बलौदाबाजार में 8 और गरियाबंद से 6 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में कोविड-19 अस्पताल में सेवाएं दे रही नर्सों ने अधीक्षक को पत्र लिखा है और बारी बारी से सभी नर्सों की ड्यूटी लगाने की उन्होंने मांग की है। नर्सों का आरोप है कि कोविड हॉस्पिटल में चुनिंदा नर्सों की ही ड्यूटी लगाई जा रही है। प्रबंधन पर पक्षपात का भी आरोप लगा है। इसके अलावा अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर भी नर्सों ने सवाल उठाए। बता दें कि राजनांदगांव के पेंड्रा क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कोविड-19 हॉस्पिटल शुरू किया गया है। यहां राजनांदगांव जिले सहित बालोद और कवर्धा जिले के मरीजों को रखा गया है। अभी कोविड वार्ड में लगाई जा रही है, बारी बारी से सबकी ड्यूटी लगाई जा रही है, पर चूंकि पहले से यहाँ स्टाफ की समस्या थी, हमने पहले भी इसके लिए बात किया था कि स्टाफ की कमी है, उसका समाधान किए भी नहीं। कोविड-19 की ड्यूटी स्टार्ट कर दी गई है, जिसके चलते हमको इतना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि कुछ ही दिनों में ड्यूटी सबकी दोबारा रिपीटिशन आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो स्टाफ की समस्या है इसको समाधान करे प्रबंधन। इसके लिए चाहे वो CHC PHC से स्टाफ बुला सकते हैं या और भी स्टाफ ऐसे हैं जो ड्यूटी कर सकते हैं। रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ में नए सिरे से रेड और ऑरेंज जोन जो है घोषित किए गए हैं। रेड जोन में 101 ब्लॉक और ऑरेंज जोन में 34 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। ग्रीन जोन में छत्तीसगढ़ के सिर्फ 11 ब्लॉक शामिल किए गए हैं। धमतरी, गौरेला, पेंड्रा, बस्तर में एक भी रेड जोन नहीं है। वहीं सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव में भी एक भी रेड जोन नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। होटल और रेस्टोरेंट में संचालित बार सहित अन्य बार अब अगले हफ्ते तक बंद रहेंगे। आबकारी विभाग ने नया आदेश जारी कर इसे 5 जुलाई तक बंद करने के लिए कहा है। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। बता दें कि इससे पहले 21 जून को रेस्टोरेंट, होटल और बार खोलने को प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए थे। इधर महासमुंद के बसना में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह से जुड़े 4 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 1,75,000 के नकली नोट और कलर प्रिंटर भी जब्त किए हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भंवरपुर रोड पर कुछ संदिग्ध कैश लिए घूम रहे हैं। ये लोग 200 के नोट को छोटी नोट में बदलने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे हैं। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो एक आरोपी ने एयरगन से फायर करने की कोशिश की थी। पुलिस चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। अंतर्राज्यीय गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है।
बसना पुलिस की टीम और भंवरपुर चौकी की टीम और एसडीओपी साहब के साथ इन लोगों ने उसको पकड़ने के लिए प्लान किया और इसके बाद इन लोग लगातार उस पर काम कर रहे थे। इसी बीच कुछ युवक मिले जिनके पास से कुछ नकली नोट मिले और उसके निशानदेही पे उड़ीसा का मुनेकल गांव है, वहाँ पे हमारी पार्टी गई और वहाँ के बरगढ़ पुलिस से भी हम लोगों ने संपर्क किया हुआ था। वहाँ के जो पाइक माल थाना है वहाँ के भी स्टाफ हमारे साथ थे और इस पर से हम लोगों ने टोटल 1,75,200 के नकली नोट बरामद किए हैं। से खबर जहां पंजीयन कार्यालय में आग लग गई और कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में आग लगी है, जिससे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर फिलहाल आग पर काबू पाया है। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र की एक घटना है। दुर्ग के पंजीयन कार्यालय में यह आग लगी है। इधर रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी की याद में सर्वधर्म सद्भाव सभा का आयोजन किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम रमन सिंह सहित बीजेपी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अजित जोगी को श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से जोगी समर्थक भी सभा में शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रेणु जोगी और अमित जोगी के निवास पर किया गया। अमित जोगी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी सभी धर्मों का सम्मान करते थे, इसलिए सर्वधर्म सद्भाव सभा का आयोजन किया गया। माननीय अजीत जोगी जी के लिए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ उनके लिए कि उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, और जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए किया और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए कार्य किया है, वो हमेशा याद रहेगा। सबने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उसकी शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना भी की। जोगी जी के जो योगदान छत्तीसगढ़ के लिए रहा है वो अमिट है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसका जीवन हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा देती रहेगी। विपरीत परिस्थिति में आशा का दामन हमेशा थामे रखना और लक्ष्य के प्राप्ति के लिए लगातार संघर्ष करना, ये हमेशा यहाँ के नौजवानों को प्रेरणा देती रहेगी। भारतीय रेल के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में याद कर लोगों को अचरज महसूस होता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सोमवार की शाम एक ऐसी मालगाड़ी चली जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर की थी। 177 कोच वाली इस गाड़ी को बिलासपुर रेलवे ने एनाकोंडा नाम दिया। रेलवे अधिकारियों ने इसे देश में अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी का तमगा दे दिया। 3 इंजनों से इस एनाकोंडा मालगाड़ी को खींचा गया। इसे भिलाई से रवाना किया गया और फिर ये रायपुर से होते हुए कोरबा पहुंची। तो आप देखिए ये इनको अगर आप गिनती इनकी करेंगे तो करीब करीब 172 से अधिक जो है ये डब्बे हैं इसमें, और 3 इंजनों की मदद से इसे खींचा गया। 2 किलोमीटर करीब करीब बताया जा रहा है इसकी लंबाई रही और इसका नाम एनाकोंडा दिया गया। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रेलवे ने इस मालगाड़ी को एनाकोंडा नाम दिया है, सबसे लंबी सबसे बड़ी मालगाड़ी। अगर आप बरसात के दिनों में सरगुजा आना चाहते हैं तो अपने प्रोग्राम की तारीख आगे बढ़ा लेना चाहिए आपको, क्योंकि सरगुजा ज़िले में पहुंचने के लिए आपको सड़कों से नहीं बल्कि गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों से गुजरना पड़ेगा। दरअसल सरगुजा ज़िले से गुजरने वाली कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण बीते 5 सालों से चल रहा है, लेकिन सड़क के निर्माण में पुल पुलिया और रास्ते में पड़ने वाले बस्तियों की वजह से सड़क निर्माण में काफ़ी देरी हो रही है, जिस कारण यहाँ आए दिन जाम लगता रहता है। कोरोना काल के साथ मानसून ने भी बस्तर में दस्तक दे दी है, जिसके साथ खेती किसानी का भी अब काम शुरू हो चुका है। बस्तर अंचल में किसानी ही एकमात्र मुख्य जरिया होता है आय का।
लेकिन लॉकडाउन के चलते किसानों और मजदूरों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने किसानों को नगद मुनाफा देने के लिए नकदी फसल के लिए प्रेरित करा है और पहली बार जिमीकंद और हल्दी की खेती की जा रही है। अब तक बस्तर अंचल के किसान सिर्फ धान, कोदो, कुटकी के फसल को आय के जरिए अपना मानकर पैदावार करते थे। हमारे किसान को हमारे ग्राम सेवक आके ये सारी विधि को बताया, ऐसा करना है, ऐसे पैदावार करना है, जिमी कांदा और हल्दी से ऐसा करके बताएं। किसानों को दलहन तिलहन के लिए तो प्रोत्साहित कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे ज़िले में 17 आदर्श गोठानों में आत्मा योजना अंतर्गत हल्दी और जिमीकंद 10-10 डिसमिल में लगवाए हैं। इस कोरोना काल को देखते हुए, क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी बहुत दयनीय है